ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल में। चंद्रमा, आशुतोष, शिव शंभु कहते हैं शिव के मस्तक पे जो विराजमान है वो चंद्र है। जो शीतलता का प्रतीक है वो चंद्र है। जो सुख है, जो चांदनी है वो चंद्र है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की जब हम बात करते हैं तो नवग्रहों में सूर्य के बाद इसी क्रम में जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आता है वो आता है चंद्रमा। सूर्य अगर तेज है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, पिता है, तो चंद्रमा माँ है, मन है, द्रव है, भावना है, खुशी को जाहिर करने का जरिया है। ज्योतिष शास्त्र में अगर हम बात करें तो सूर्य की राशि सिंह होती है और चंद्रमा की राशि कर्क होती है। और चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पे यानी 3 अंश पे 3 कला पे उच्च के होते हैं। वहीं वृश्चिक राशि पे इतने ही अंश पे इतनी ही कला पे यानी कि 3 डिग्री पे नीच के होते हैं। कहने का अर्थ कि वृषभ राशि में 3 अंश पे ये अपना श्रेष्ठ फल देते हैं, वहीं वृश्चिक राशि में 3 अंश पे ये अपना निम्न फल देते हैं। आइए देखते हैं सभी लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा या चंद्र का सामान्य फल। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, यह फलित या चंद्रमा का ज्योतिष फल बेहद सामान्य ग्रह स्थिति के आधार पर है। यहाँ पे हम यह मान के चल रहे हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है, राहु से, शनि से, मंगल से या केतु से या किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं है। जब सारी परिस्थितियाँ सामान्य हैं तभी इस राशिफल को या इस फलाफल को आप देखिए और समझिए। सही और स्पष्ट फलाफल के लिए ज्योतिष में बाकी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति देखना अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। अग्नि तत्व का लग्न है, मंगल का लग्न है। अब यहाँ लग्न में बैठेंगे, एक तो ऊर्जा, चंद्रमा क्या है, जल है, जल तत्वीय ग्रह है। जब अग्नि तत्व में बैठेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हालांकि यहाँ पे बैठे चंद्रमा जातक के मन में, उसके चेहरे में सौम्यता देंगे। अगर चंद्रमा यहाँ बलवान हुए, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हुए तो उसके चेहरे में सौम्यता होगी। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की होगी, सौम्य होगी, दिखने में सुंदर होगी। वह ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे भावनाएं झलकेंगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न जो कि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, यहाँ लग्न में ही जब चंद्रमा बैठेंगे तो आपका लग्न भी वृषभ हो जाएगा और आपकी राशि भी वृषभ हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही हमारी चंद्र राशि होती है। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा पराक्रम के स्वामी होते हैं। हालांकि यह कोई बहुत शुभ बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक घटता बढ़ता रहता है, वो अगर पराक्रम का स्वामी होकर लग्न में बैठेगा, हालांकि उच्च का होकर बैठा है तो व्यक्ति पराक्रम करेगा, लेकिन पराक्रम के स्वामी का चंद्रमा जैसे ग्रह का आधिपत्य जब होता है तो व्यक्ति का पराक्रम भी घटता और बढ़ता रहता है। कहने का मतलब, जब हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में व्यक्ति का पराक्रम कभी तो बहुत चरम पर होगा तो कभी एकदम न्यून हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। बुध का लग्न है ये। बुध कैसे है? बुध को बालक की भी संज्ञा दी गई है, बुध को कुमार की भी संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा यानी कि 4 नंबर यानी कि कर्क राशि द्वितीय भाव में आती है, यानी कि कुटुंब में, व्यक्ति के परिवार में लोग सौम्य होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित ना हुआ तो बातचीत में व्यक्ति की वाणी में मिठास होगी, मृदुता होगी और व्यक्ति स्वच्छ व द्रव पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना पसंद करेगा। वह धन संचय भी उसका घटता बढ़ता रहेगा अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो, क्योंकि यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होता है, भोजन का भी होता है और धन संचय का भी होता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। स्वयं चंद्रमा का लग्न है, चंद्रमा स्वयं कर्क लग्न के राशिपति होते हैं। अपनी ही राशि में बैठेंगे। एक तो कर्क लग्न के लोग वैसे ही बहुत भावनात्मक होते हैं, अब ऊपर से लग्न का स्वामी लग्न में बैठा, हालांकि यह लग्न को मजबूत करेगा। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं, इनमें भावनाओं का संचार प्रचुर मात्रा में होता है। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव में शनिदेव की राशि है मकर राशि, जो कि नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। हालांकि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनिदेव, क्योंकि जो ग्रहण लगता है, जो 7.5 होती है, जो विषयोग बनता है, वो चंद्रमा और शनि की युति और दृष्टि और इन सब से ही बनता है।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दाम्पत्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। यहाँ चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव व्यय का, मोक्ष का, पृथकता का व कारागार का होता है। 12वें भाव का स्वामी आके लग्न में बैठे तो ये कोई बहुत श्रेष्ठ बात नहीं होगी, या कोई बहुत श्रेष्ठ बात नहीं होगी। लेकिन तब पर भी, क्योंकि सिंह लग्न है, सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक मित्र हैं, तो परस्पर जातक का जीवन, जातक का जो विकास है वो विदेश में है, वो बाहर जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए लग्न का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, कहीं ना कहीं विदेश का संबंध भी हम 12वें भाव से करते हैं। अब अगर यहाँ पे कर्म भाव का भी संबंध किसी प्रकार 12वें भाव से या लग्न भाव से बना, किसी भी कुंडली में, मान लीजिए शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन गया, या शुक्र का संबंध लग्न से बन गया, या शुक्र का संबंध 12वें भाव से बन गया, तो व्यक्ति परदेश में रहकर धन अर्जित करेगा। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की। ये भी बुध का लग्न है। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर हम देखें तो एकादश भाव के, देखिए किसी भी ग्रह का फलाफल करने के लिए सबसे पहले यह जरूर देखिए वो किस भाव का स्वामी है। अब जैसे कन्या लग्न कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। अब आय का स्वामी, धन का स्वामी लग्न में बैठा है, महाधनी योग बना रहा है। जातक के दिमाग में हमेशा उसके व्यक्तित्व में ही होगा धन कमाना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित हुए, राहु, केतु, शनि या किसी अन्य पापक या क्रूर ग्रह से दृष्टि या युक्त हुए, तो व्यक्ति की आमदनी घटती बढ़ती हो सकती, कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े, और एक निरंतर स्थिति से रहना मुश्किल है। या ये कह लीजिए आमदनी में उत्तरोत्तर विकास में बाधाएं हो सकती हैं अगर चंद्रमा पीड़ित हुए। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला का लग्न यानी कि लिब्रा शुक्र का लग्न है। दैत्य गुरु शुक्र, शुक्र भी गुरु हैं, शुक्र सुख हैं, भोग हैं, ऐश्वर्य हैं। अब ऐसे में तुला लग्न और तुला राशि, क्योंकि जब लग्न में ही चंद्रमा बैठेंगे तो राशि भी तुला हो जाएगी, तो व्यक्ति मनमौजी स्वभाव का, मस्त मौला। एक तो वैसे भी तुला लग्न का स्वभाव ही होता है सामंजस्य से बिठाना, बैलेंस करना, और ऊपर से चंद्रमा। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा मजबूत हुए, बलाबल के साथ हुए, गुरु या शुक्र से दृष्ट हुए, तो व्यक्ति सौम्य, सुंदर, शीतल, सज्जन, सभ्य व आकर्षक व्यक्तित्व होगा। प्रेम के जीवन में, वैवाहिक जीवन, उसकी भावनाएं प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होंगी व सामने दृष्ट होंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। मैंने बताया था कि चंद्रमा की नीच राशि होती है वृश्चिक राशि। अब यहाँ लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं अपनी नीच राशि में। अब कमोबेश अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ या इनका नीच भंग नहीं होता है, और बाई चांस अगर ऐसी परिस्थिति में किसी पापक ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ जाती है, तो यहाँ चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो कमोबेश ये स्थिति हो सकती है कि कभी कभी व्यक्ति का भाग्य ना साथ दे या बहुत कम साथ दे, या कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि व्यक्ति ने कल्पना भी ना की हो और उसका भाग्य ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चमत्कार ही कर दे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ हमें मंगल की स्थिति को भी देखना होगा कि लग्नेश मंगल कहाँ बैठे हैं। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी का सामान्यतः लग्न में बैठना अति उत्तम है ये। अब बात करते हैं धनु लग्न की। देवगुरु बृहस्पति का लग्न है, गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन है। ज्ञान और मन का मिलन हो जाए तो व्यक्ति परिमार्जित ज्ञान तक पहुंच जाता है, बशर्ते मन पीड़ित ना हो। मन के जो घोड़े हैं उस पर देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की लगाम हो। तो यहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग या पानी से संबंधित समस्याएं ये सब हो सकती हैं, या पानी से उसको डर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आकस्मिकता की, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटनाएं बहुत घटेंगी, अचानक से उसको लाभ हो सकता है अगर चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हों। और साथ ही अगर देखें तो हालांकि कोई बहुत शुभ नहीं होता 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का लग्न में बैठना। अब बात करेंगे मकर लग्न की। हम सब जानते हैं शनिदेव की ढैया और 7.5 अगर लगती है तो वो चंद्र राशि को ही लगती है। अब ऐसे में शनिदेव के ही लग्न में, अब यहाँ नक्षत्र देखना बहुत मायने होगा। अगर आपका नक्षत्र, यहाँ चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र देखिए। अगर नक्षत्र अच्छा है तो निसंदेह फलाफल में परिवर्तन हो सकता है। और शनिदेव की स्थिति भी देखिए, चंद्रमा का संबंध ना बन रहा हो शनिदेव से प्रत्यक्ष रूप से, या ये कह लीजिए कि चंद्रमा पे शनिदेव की दृष्टि ना हो, तो निसंदेह आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन चल जाएगा।
कमोबेश कहा भी जाता है कि मकर और कर्क लग्न का दाम्पत्य जीवन सामान्य से थोड़ा कम रहता है। अब बात करेंगे कुंभ लग्न की। शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि है, मैंने पहले भी बताया, मैं आज फिर कहूँगा 12 लग्नों में श्रेष्ठ लग्न में से एक कुंभ लग्न को कहा जाता है। अब यहाँ लग्न में ही चंद्रमा बैठेंगे, छठे भाव के स्वामी होकर। छठा भाव रोग ऋण रिपु का भाव। अब रोग ऋण रिपु का संबंध आपके लग्न से बनेगा तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब पर भी अगर यहाँ चंद्रमा मजबूत हुए और शनिदेव बलवान हुए तो व्यक्ति कंपटीशन प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऋण संबंधी ऋण लेके वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, अपना काम कर सकता है, बशर्ते कुंडली में मंगल और शनिदेव की स्थिति बली हो, मजबूत हो। व्यक्ति के अंदर भावनाएं होंगी, सुंदर होगा, सौम्य होगा। हाँ, यह हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं की वजह से, अपने मन की वजह से, अपने निर्णय की वजह से अपने दुश्मन स्वयं पैदा कर ले। अब बात करेंगे सबसे अंतिम लग्न की, मीन लग्न, देवगुरु बृहस्पति का लग्न। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि 12वें भाव में आती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो लग्न में चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी हो गए। पंचम भाव, यहाँ देखिए 4 नंबर लिखा है, वो पंचम भाव है, लिखा 4 नंबर है लेकिन भाव पंचम है। पंचम भाव यानी कि संतान का, विद्या का, ज्ञान का। अब विद्या और ज्ञान का स्वामी लग्न में बैठे, वो भी अपने मित्र की राशि में। व्यक्ति महाबुद्धिमान होगा, ज्ञान उसके व्यक्तित्व में होगा। हाँ, यह हो सकता है कमोबेश अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित हुए तो जब उसको ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए कमोबेश शायद तब वो उसका इस्तेमाल ना कर पाए या उसमें थोड़ी उसको दिक्कत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति निसंदेह भाग्यवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि से सब अर्जित करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी लग्न में सिर्फ एक ग्रह को देख के आप संपूर्ण फलाफल नहीं कर सकते हैं। कुंडली की बाकी स्थितियां, नवमांश, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और चंद्र कुंडली मिला के ये एक श्रेष्ठ फलाफल होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय श्री राम, जय शिव।